आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। हम इस टॉपिक को पूरे सब्जेक्ट में सबसे पहले इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो कंटेंट कहीं ना कहीं आने वाले हर एक चैप्टर में काम आता रहेगा। तो अगर हम पहले ये सीख लेंगे तो हमें बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती रहेगी। सेकेंडली, इस चैप्टर का एक्चुअल लाइफ में भी बहुत यूज है। आप चाहे शेयर ट्रेडिंग करो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में कहीं भी जाओ, आप रेशियो के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस चैप्टर का ज्ञान आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो बहुत प्रैक्टिकल भी हम बातें करते चलेंगे इसमें, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो आखिर होता क्या है? तो रेशियो मतलब होता है अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल फिगर्स। दो फिगर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिंगल फिगर अपने आप में रेशियो नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी एंटिटी का नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, तो क्या ये कोई रेशियो है? नो सर, अकेला फिगर कभी रेशियो नहीं होता है। पर मैं यदि ऐसे बोलूं कि किसी का नेट प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है और उनकी जो सेल्स है वो है सपोज 10 लाख, तो अभी इंटू 100 करेंगे तो ये रेशियो निकल कर सामने आ जाएगा और ये आएगा 20%। तो इसे हम रेशियो बोल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम यूं कह सकते हैं कि दो फिगर्स का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है? रेशियो होता है। सेकंड, सर ये रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इट्स अ टेक्निक। यह एक टेक्निक होती है साहब, विच इज यूज्ड इन इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यह एक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करने में और एनालाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब आप रेशियो एनालिसिस की मदद से समझ सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनका इंटरप्रिटेशन है। एंटिटी आगे बढ़ रही मतलब ग्रो कर रही है या डिक्लाइन में जा रही है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, उसका सॉल्वेंसी कैसा है, उसका टर्नओवर कैसा है, बहुत सारी बातें हैं। हालांकि इन डिटेल अपन तब बात करेंगे जब अपन 1 बाय 1 रेशियो समझेंगे, तो वहां पर बताऊंगा कि किस रेशियो का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है ना, ऐसे। ओके, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, नॉर्मली होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L एंड नोट्स टू अकाउंट, है ना। ये आपके होते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। तो CFS, बैलेंस शीट, P&L और नोट्स टू अकाउंट, इन्हीं को एनालाइज करने के लिए जिस टेक्निक का यूज हम करते हैं उसे रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, हालांकि और भी टेक्निक्स जो चलती है, मेन जो है उसमें रेशियो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना। थर्ड, अपन बात करें तो रेशियो जो होता है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन करिए, या फिर हम बोल सकते हैं और डिवीजन टर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम क्या करते हैं 2:3 ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2/3 ऐसे भी लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है ये, तो है ना। या और हम क्या बोल सकते हैं, और हम परसेंटेज में भी दिखाते हैं। तो ये एक जनरल बात कर रहा हूँ कि रेशियोज नॉर्मली किस तरीके से एक्सप्रेस करे जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो 2:3 या 1:2 इस टाइप के फॉर्म में लिखे जाते हैं, डिवीजन फॉर्म में लिखे जाते हैं, परसेंटेज फॉर्म में लिखे जाते हैं ना, ऐसे कुछ हम बातें बोल सकते हैं। नॉर्मली इनकी यूनिट क्या होती है किसी भी रेशियो की? यूनिट ऑफ रेशियो, मतलब किस फॉर्म में हम इसे दिखाते हैं। तो नॉर्मली इसे हम 2 फॉर्म में दिखाते हैं, या तो हम टाइम्स में बताते हैं या फिर हम परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है,
ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे बोल सकते हैं, या परसेंटेज में 10% 20%, तो इस तरीके से बातें कर सकते हैं। सर सवाल है कि ऐसे कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा रेशियो टाइम्स में होना चाहिए, कौन सा रेशियो परसेंट में होना चाहिए, क्या हमें याद रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अपन इसके लॉजिक पर बात करेंगे। फिलहाल आपको एक आइडिया देता हूं। नॉर्मली जितने रेशियोज में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, उनको टाइम्स में बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई भी रेशियो उठा लेते हैं, सपोज अपन जीपी रेशियो उठा लेते हैं, तो जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी बाय सेल्स, ठीक है। अब इसमें आप 100 क्यों करते हो? आप इसलिए 100 करते हो क्योंकि इसमें एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि इसमें सेल्स हमेशा बड़ी होगी और जीपी हमेशा छोटा होगा। तो इसका आंसर हमेशा काय में आएगा? पॉइंट में आएगा। मान लो आया सपोज 0.20, तो अभी बोलने में कितना बुरा लगेगा, एक प्रॉपर फीलिंग नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं आती। बोले प्रॉफिट जीपी कितना कमाया, बोले 0.20। तो इसलिए उन्होंने क्या तरीका बना दिया, उन्होंने बोल दिया यार एक काम करो, इसको इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। इसको यहां लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं जीपी बाय सेल्स इंटू 100। अभी आपका जीपी 2 लाख है और आपकी सेल्स 10 लाख है, आंसर आएगा 0.20। तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि यार एक काम करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। ये 20% बोलने में थोड़ा प्रॉपर लगेगा, है। तो पॉपुलरली अपन क्या बोलने लगे कि यार जीपी रेशियो परसेंट में होता है। हकीकत में अगर आप इंटू 100 नहीं भी करोगे तब भी ये गलत नहीं है, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा। बाकी रेशियो में कुछ गलत सही नहीं होता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेशियोज बनाए जाते हैं, और जो हम पढ़ते हैं हम वो रेशियोज पढ़ते हैं जो पॉपुलरली इंडस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। अभी कभी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। अगर कभी ऐसा है, सपोज अपन कोई भी ऐसे रेशियो, मान लो सपोज करंट रेशियो की बात करते हैं, तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी इसमें तो कोई भी बड़ा हो सकता है, और तो नॉर्मली तो करंट असेट ही बड़ी होती है। तो सपोज ये 10 लाख है और ये 5 लाख है, तो आंसर आया 2 टाइम्स। तब 2 बोलने में, जब कंप्लीट फिगर आता है तो बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो प्रॉपर लगता है। बोले करंट रेशियो कितना, 2 टाइम्स, बोलने में जमता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या कर दिया, कुछ रेशियोज को टाइम्स में छोड़ दिया और कुछ को परसेंटेज में छोड़ दिया, है। तो ऐसे करके अपन ने कुछ जनरल बातें करी, है ना, कि परसेंट में बता सकते हैं, टाइम्स में बता सकते हैं। लिखने का तरीका ये है, इस तरीके से लिखो आप, 2:3, 2 डिवाइड बाय 3 लिखो, परसेंट में लिखो, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। हालांकि ये 2 तरीके थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ये तो कभी कम ही दिखता है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज की। टाइप्स ऑफ रेशियोज की, तो भाई रेशियोज की ब्रॉडली 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप में जो सबसे पहला टाइप है वो जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहला जो हमारा टाइप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है, ओके। सेकेंडली जो हमारा आता है वो आता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ऐसे रेशियो जो एंटिटी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताएंगे वो शॉर्ट टर्म रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाते हैं। अपन आगे चल के इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो एक बता रहा हूं कि अपन को एक्चुअली क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म में एंटिटी सॉल्वेंट रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाएगी, या कंडीशन कैसी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। और एक लास्ट में अपना आ जाता है एक्टिविटी रेशियो, या फिर टर्नओवर रेशियो, आपने सुना होगा टर्नओवर रेशियोज। तो ब्रॉडली 4 टाइप के रेशियोज होते हैं ना। अभी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 4 टाइप के रेशियो आते हैं। कितने टाइप के रेशियो आते हैं? 4 टाइप के। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अपन इसको नीचे ऐसा बना देते हैं कुछ, है ना। तो पहला जो होता है वो होते हैं बेस्ड ऑन सेल्स, मतलब ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो सेल्स पर बेस्ड होते हैं। दूसरे जो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो सेल्स पर बेस्ड होते हैं या कभी कभी इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होते हैं। जब आएंगे तो अपन बात करेंगे, है ना। अभी तो आप लिखते जाइए, प्रॉपर कॉपी मेंटेन करिए, तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर तीसरा, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाले जाते हैं। तो फ्रॉम
ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड फाइनली कुछ रेशियोज होते हैं जो रिलेटेड टू मार्केट होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं अपन बात करेंगे, अभी आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर 4 टाइप के रेशियो होंगे, सेल्स पर बेस्ड, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेशियोज निकाले जाते हैं और कुछ रिलेटेड टू मार्केट होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को अपन लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज, आप लिक्विडिटी समझते हैं, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे अपन बोले कि किसी एंटिटी में ज़्यादा लिक्विडिटी है कम है, तो जिसके पास कैश और नियर कैश वाले आइटम ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे उसके पास ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब पता चला कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी एसेट बहुत सारी हैं पर लिक्विड फॉर्म में कुछ पैसा है ही नहीं, तो ऐसे बिजनेस भी नहीं चल सकते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखना भी जरूरी है, लिक्विडिटी देखना भी जरूरी है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को अपन और क्या बोलते हैं भाई, इनको लिवरेज रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। लिवरेज रेशियो भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके अंदर भी 2 टाइप आते हैं, इसके अंदर भी हमें 2 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक तो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं कवरेज रेशियोज, कवरेज रेशियोज हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। और रही बात टर्नओवर रेशियोज की, तो टर्नओवर रेशियोज में क्या क्या आता है। अच्छा, टर्नओवर रेशियो में कुछ टाइप नहीं है, बस इसके कुछ और नाम हैं। इसे एक्टिविटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, एक्टिविटी रेशियोज भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इन्हें एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। एफिशिएंसी, कौन कितना एफिशिएंट है, कौन सी एंटिटी एफिशिएंट है या नहीं है, अगर ये जानना है तो इस टाइप के रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है, किस एंटिटी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। इतना हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है और इन्हीं के आधार पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें फेस करने होते हैं, ठीक है। आप कहीं और अदर बुक्स में कहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको अदर अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल जाएं। ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने है ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग बताया गया है आपको, है ना, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। अपन शुरू करते हैं कहाँ से, अपन शुरू कर देते हैं लिक्विडिटी रेशियोज से, ठीक है। तो जो अपना टाइप नंबर 1 है उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है। अभी लिक्विडिटी रेशियो का एक और नाम क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लिक्विडिटी रेशियो का नाम बताया था मैंने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, ये इसका नाम है। ये रेशियोज क्या बताते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की सिचुएशन या पोजीशन को बताते हैं। आप शॉर्ट टर्म में मतलब करंट लायबिलिटीज को पे करने में कितने कैपेबल हो, है ना, एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज अपन ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अगर इसको अपन बताना चाहें तो अपन इसको बोल सकते हैं, ये बताते हैं आपकी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज भी आप बोल सकते हैं, ठीक बात है। या फिर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी, इसे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपके अपन इसके अंदर जो भी रेशियोज पढ़ेंगे अगर उनका आंसर ज़्यादा आता है, मतलब ये रेशियो अगर ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या बताएंगे, लिक्विडिटी को बताएंगे, अधिक लिक्विडिटी को बताएंगे, ठीक है, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक बात है। अब पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं। तो भाई सबसे पहला जो रेशियो इसके अंदर आता है वो है आपका करंट रेशियो। क्या नाम है, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो मतलब होता है करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए कितनी करंट असेट आपके पास अवेलेबल है, करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितनी करंट असेट एक एंटिटी के पास अवेलेबल है, वो बताता है क्या, करंट रेशियो, ठीक है। अब सवाल है सर करंट असेट में क्या क्या आता है, ठीक बात है, करंट असेट में क्या क्या आता है। करंट असेट में कैश है ना, बैंक तो आप मान के ही चल रहा, कैश हो गया, डेटर हो गया,
स्टॉक हो गया, है ना, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर मैं आपको वो लिख रहा हूँ यहाँ पर जो नॉर्मली आपको बुक्स में या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिखाई देनी है। ऐसी तो बहुत सारी हो सकती हैं पर नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में दिखेंगी नहीं, जो दिखेंगी वो मेनली मैं वो लिखते जा रहा हूँ, बताते सब कुछ जाऊँगा। करंट लायबिलिटीज मतलब क्या? ऐसी लायबिलिटीज जिनको आपको विद इन अ ईयर पे ऑफ करना है, वो करंट लायबिलिटीज है। और करंट असेट क्या? ऐसी असेट जिनसे एक साल के अंदर पैसा आ जाएगा, वो करंट असेट होती है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, बैंक ओडी हो सकता है ना, ये इस टाइप की चीज़ें हैं। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फिर तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका करंट रेशियो जो बताता है कि करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितनी करंट असेट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपकी पोजीशन को बताता है कि आप करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में कितने काबिल हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात, इस रेशियो का एक और नाम है। एक और नाम क्या है सर? इसका नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। सर ऐसा क्यों वर्किंग कैपिटल रेशियो क्यों बोलते हैं सर इसको? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बताइए वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर करंट असेट है आपकी 10 लाख और करंट लायबिलिटी है आपकी 5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? 5 लाख। क्या ये 5 लाख रेशियो है? नहीं सर, ये तो एक अमाउंट है और एक अकेला फिगर, एक अकेला अमाउंट रेशियो थोड़ी हो सकता है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल की जगह लिखते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो और करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने की जगह क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो आपने क्या करा? वर्किंग कैपिटल को एक रेशियो फॉर्मेट में लिख दिया, है ना। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करने की बजाय आपने क्या कर दिया? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कर दिया, है ना। तो इसी को नाम दे दिया हमने वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट रेशियो। अच्छा, एक और बात, ये जो रेशियो होते हैं नॉर्मली पता है बैंक्स यूज करते हैं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं दीज आर नॉर्मली यूज्ड बाय बैंक्स, और वो भी कब? फॉर फाइनेंसिंग दी शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर आप बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जाते हैं या वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने जाते हैं तो इस टाइप के रेशियोज का यूज किया जाता है ना। बैंक आपके ये वाले रेशियोज चेक करेगा, उसके बाद ही आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको कि इसका जो आइडियल रेशियो होता है, वो कितना होता है? वो होता है 2:1। हालांकि ये केवल एक जनरल आइडिया है, आप ये कोई थंब रूल नहीं है कि सब जगह यही होगा, है ना। एक जनरल आइडिया है, अलग अलग नेचर ऑफ इंडस्ट्री या अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से ये आइडियल रेशियो चेंज भी हो सकता है, पर ठीक है, एक रफ आइडिया ये है कि 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि करंट लायबिलिटी से 2 गुना तो कम से कम करंट असेट होना ही चाहिए, है ना, ताकि एक रिस्क जो है वो कवर अप हो जाए। भाई करंट असेट है, अब करंट असेट पूरा थोड़ी ना आपको मिल जाता है। भाई करंट असेट में क्या आता है? कैश, डेटर और स्टॉक। हो सकता है कुछ डेटर से पैसा ही ना आए, कुछ स्टॉक से पैसा ही ना आए, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा रेशियो है क्विक रेशियो। अगला हमारा जो रेशियो है वो है क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो क्या बताता है? ये बताता है करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितनी क्विक असेट अवेलेबल है। करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितनी क्विक असेट अवेलेबल है। ठीक है, और क्विक असेट का मतलब क्या होता है साहब? क्विक असेट का मतलब होता है करंट असेट माइनस स्टॉक। वैसे तो माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, पर अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें आपको कहीं प्रीपेड एक्सपेंस नजर ही नहीं आएगा। तो नॉर्मली हम क्या बोलते रहेंगे कि क्विक असेट मतलब करंट असेट माइनस स्टॉक। ठीक बात है। अब सर आप बताइए कि इस रेशियो की जरूरत क्या थी, रेशियो क्यों है? ये रेशियो इसलिए है क्योंकि आप सोचो कि हमें ये जानना है, सपोज आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए। ठीक है, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, आपने कहा कि सर हमको ना 2 लाख का लोन दे दीजिए। ठीक बात है। अब बैंक आपसे पूछेगा कि आपके पास करंट असेट कितने की है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि देखो हमारे पास कुछ कैश रहता है
कुछ हमारे पास स्टॉक रहता है और कुछ हमारे पास डेटर रहते हैं। अपन एक काम करते हैं, डेटर को पहले लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं स्टॉक को। ठीक है, ये लिक्विडिटी के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, हमने पूछा कितना कितना है, बोले देखो कैश 1 लाख का रहता है नॉर्मली, डेटर 1 लाख के रहते हैं और स्टॉक हमारे पास रहता है 2 लाख का। ठीक बात है। अगर ऐसा हुआ तो अब बैंक क्या कहेगी? बैंक कहेगी ठीक है यार, अच्छी बात है, हम आपको लोन दे देते हैं क्योंकि आपके पास करंट एसेट 4 लाख की है और करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख की, तो रेशियो आता है 2:1। कहेगा ठीक है, जितना आपको लोन चाहिए उससे 2 गुना आपके पास करंट एसेट होती है, तो ठीक है, आपको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक को पता चले कि यार इनका जो स्टॉक है वो ना अच्छा वाला स्टॉक नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से बिकता है, वो बड़ी मुश्किल से कैश में कन्वर्ट होता है, जैसे तैसे बिकता है तो वो डेटर में कन्वर्ट होता है, फिर पैसे आने में समय लगता है। कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उन्होंने बोला यार देखो, हमें ना आपका करंट रेशियो नहीं देखना, हमें केवल क्या देखना है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, अब आप सोचो भाई करंट एसेट में से स्टॉक बस हटा दो आप, तो बचा हुआ जो एसेट है वो क्विक एसेट हो जाएगा। तो अब केवल क्विक एसेट से कंपेयर करेंगे। अब हम कहेंगे देखो तुम्हें 2 लाख का लोन चाहिए और तुम्हारे पास सही मायने में 2 लाख की एसेट है, तो ठीक है, अब फिर बैंक को जैसा ठीक लगेगा वो करेगा। अगर उसको लगेगा कि यार नहीं यार एकदम बराबर मार्जिन पर तो लोन नहीं देना है, भाई 2 लाख की लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आप और 2 लाख की एसेट में तो चलेगा थोड़ी, थोड़ा तो ऊपर हो एसेट, ऐसा नॉर्मली वो सोच सकता है बैंक, है ना, कि यार 2 लाख का लोन देना है तो थोड़ा 2 लाख से ज़्यादा की एसेट हो, है ना, ऐसा। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि बैंक करंट रेशियो की जगह क्विक रेशियो को भी प्रेफरेंस दे सकता है। इनफैक्ट बैंक करंट रेशियो भी चेक करता है और क्विक रेशियो भी चेक करता है। ठीक बात है, ओके। अच्छा, क्विक रेशियो के कुछ और भी नाम है। कुछ और नाम क्या है सर? इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। एसिड टेस्ट रेशियो क्यों बोलते हैं सर? ठीक है, इससे ना एक करेक्ट टेस्ट हो जाता है। एसिड कैसा होता है कि किसी भी चीज़ का करेक्ट फॉर्म आपको बता देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन क्या बोल देते हैं कि यार इस रेशियो से ना आपको एंटिटी की एक्चुअल हकीकत पोजीशन पता चल जाएगी। स्टॉक का तो क्या है, किसी के पास ज़्यादा भी पड़ा हो सकता है वो कोई काम का ना हो, पुराना स्टॉक पड़ा हो, बिक ही ना रहा हो। तो एसिड टेस्ट रेशियो है अगर, जिसमें हम स्टॉक को हटाकर अगर डिस्कशन करते हैं तो फिर ये करेक्ट पोजीशन को बता देता है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी को बताता है, इसलिए इसको लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वो कभी भी क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो बोलने लगेगा, कभी भी एसिड टेस्ट रेशियो बोलने लगेगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो देखा जाए तो थोड़ा सा ये इट इज अ मच मोर कंजर्वेटिव वे टू एक्सप्रेस दी लिक्विडिटी, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बता देता है लिक्विडिटी को या सॉल्वेंसी को। और आगे बात करते हैं तो हमारे 2 रेशियो होगा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। इसका आइडियल रेशियो कितना है? आइडियल जो चलता है वो होता है 1:1। ठीक है, ओके। फिर बढ़ते हैं आगे, और हमारा थर्ड टाइप का जो रेशियो है वो है कैश रेशियो। कैश रेशियो, जिसका एक और नाम है एब्सोल्यूट कैश रेशियो, या फिर एक और नाम है सुपर क्विक रेशियो। सुपर क्विक रेशियो ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बैंक ये भी चेक कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? बोले देखो 3 आइटम थे, कौन कौन से थे? कैश, डेटर और स्टॉक, 3 आइटम थे। पहले किसको आउट करा अपन ने? स्टॉक को। बोले स्टॉक को हटाओ। ठीक बात है। क्विक रेशियो में पहले तीनों थे, अब याद करो। करंट रेशियो में करंट एसेट था, करंट एसेट में कैश भी आता है, डेटर भी आता है, स्टॉक भी आता है। फिर हमने स्टॉक को गायब कर दिया तो क्विक रेशियो बच गया। बोले अभी डेटर को भी गायब करो। बोले हमें डेटर पर भरोसा नहीं है, इनके डेटर से पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा कौन बोला? बैंक बोल रहा। बैंक बोला हमें तुम्हारे डेटर पर भी भरोसा नहीं है, अगर डेटर से भी पैसा नहीं आया तो कम से कम जो कैश रखा है वो तो काम में आएगा। तो अपन कैश रेशियो भी अगर चेक कर लेंगे तो और बढ़िया हमें एक रिलाय करने का एक बेसिस मिल जाएगा, है ना। तो कैश रेशियो क्या होगा? कैश अपॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल शब्दों में करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितना कैश आपके पास अवेलेबल है वो होता है कैश रेशियो। अच्छा, एक और बात, कैश के साथ वो लोग ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिख देते हैं, या कैश के साथ बैंक तो होता ही है। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर एज गुड एज कैश। क्यों सर? क्योंकि ये ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं दैट कैन बी सोल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप इन्हें कभी भी बेच सकते हो, इनमें कोई इशू नहीं है, जब चाहे तब बेचो। तो यार आपके पास कुछ ऐसे शेयर डिवेंचर रखे हैं जो जब मन करे तब बेच दो, तो वो तो एज गुड एज कैश ही हो गए ना।
ऐसा। तो भाई करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितना कैश आपके पास अवेलेबल है, वो होता है कैश रेशियो। तो पहले बैंक वाले आपका करंट रेशियो चेक करेंगे, फिर क्विक रेशियो चेक करेंगे और फिर कैश रेशियो चेक करेंगे। अगर तीनों ही आपको आपके जो रेशियो उनको स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे सकते हैं। ठीक है, एक बार थियरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देने से पहले या शॉर्ट टर्म के लिए लोन देने से पहले कौन से रेशियो का यूज करेगी, है तो अपन बता देंगे ये तीनों रेशियो है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं और फाइनली हमारा लास्ट रेशियो है बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये तो बहुत अलग टाइप का रेशियो है। हाँ सर आप सही समझ रहे हैं, बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर। ठीक है, जैसा नाम वैसे ही इसका इंटरप्रिटेशन होगा भाई। इसको ना डेज में मेजर किया जाता है, डेज में मेजर किया जाता है इस रेशियो को। ठीक है, क्या बताता है ये बताता है कि आप यहां लिख देता हूं पहले कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज होल डिवाइड बाय कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे। ठीक है, ये बताता है अगर रेवेन्यू के सारे सोर्सेस सीज हो जाए, मतलब आपके पास अब कहीं से भी पैसा नहीं आएगा, आप एक एंटिटी हो, आप एक बिजनेस एंटिटी हो, आपके किसी भी सोर्स से अब पैसा नहीं आएगा, तब भी आपके पास कम से कम जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो काम में आएगा। दैट इज आपका जो कैश या बैंक जो है वो तो है ही आपका, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज ने आप कभी भी बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये पैसा तो आपका है ही ना। भले ही चाहे स्टॉक ना बिके और उससे कुछ ना आए, डेटर से ना आए, कहीं से कुछ पैसा ना आए, पर जो है वो तो रहेगा ना। तो बोले अगर रेवेन्यू के आपके सारे बाकी के सोर्स सीज हो जाएं तो आप कितने दिनों तक बिजनेस को रन कर सकते हैं, कितने दिनों तक आप सरवाइव कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका हर दिन का खर्चा है ₹1000, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास कैश पड़ा है 5000 का, आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 4000 की जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपके पास देखा जाए तो एज गुड एज 9000 कैश हो गया, 4000 भी एज गुड एज कैश ही, तो 5000 प्लस 4000 9000 का कैश हो गया, और 1000 आप हर दिन खर्चा करते हैं। अब सिंपल जवाब देना मुझे, 1000 रुपये आपका हर दिन का खर्चा है, आपके पास 9000 रुपये, बताओ कितने दिन तक आप जिंदा रह सकते हो, कितने दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो। सिंपल 9 डेज। समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपके रेवेन्यू के सारे सोर्सेज सीज हो जाए तब भी आप कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हो, वो होता है बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे। मैंने केवल कैश एक्सपेंस पर डे लिखे, क्यों? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस तो पे ही नहीं करने होते ना, नॉन कैश डेप्रिसिएशन थोड़ी ना किसी को पे करना है, तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात चल रही है। और ऊपर क्या लिखा है कि टोटल आपके पास कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी मिलाकर कितना अवेलेबल है, तो ऐसे करके ये रेशियो आ जाएगा। हालांकि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। सो ये थे हमारे लिक्विडिटी रेशियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।